आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं। हमारे साथ तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली साहब हैं। बहुत ही सादा मिजाज इंसान हैं, बहुत ही सादगी के साथ बात करते हैं, मगर जो भी बात करते हैं दिल से करते हैं। महमूद अली साहब, आपका हमारी इस ख़ास मुलाकात में खैर मक़दम है और आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए। 3 बरस 2 जून को हुए हैं आपके, जब आपने जद्दोजहद शुरू की थी तेलंगाना के लिए, उस वक्त से और आज तक में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मैं सबसे पहले ईटीवी उर्दू के नाज़रीन को मेरा सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। और मैं ईटीवी उर्दू को हमेशा बहुत कदर की नज़र से देखा हूँ, क्योंकि लोग उर्दू ज़बान को छोड़ रहे थे। उस टाइम रामोजी राव साहब ने ईटीवी शुरू किया और शायद उसमें समझता हूँ 2001 से आपका चैनल स्टार्ट हुआ और हमारा 2001 से हमारा मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। तेलंगाना मूवमेंट 2001 से ही स्टार्ट हुआ। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने उस वक्त जो सदर थे हमारे पार्टी के, आज भी सदर है, वो 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में लाए। हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा था कि हमारी स्टेट जो निज़ाम स्टेट थी उसका एक बड़ा हिस्सा जो आंध्रा में मिला गया था, जिसका जो तेलंगाना है आज, उसे हम वापस लेने के लिए साबिक़ा में भी काफ़ी जद्दोजहद की गई, मगर नाकाम रही। मगर 2001 में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अमन से तेलंगाना जद्दोजहद शुरू की, विदाउट वायलेंस। जो गांधी जी ने जो हमें अमन का रास्ता बताया था, उससे हम जद्दोजहद मुकम्मल 14 बीच में कुछ ऐसा भी ख्याल आया हो कि बहुत देर हो रही है और इसकी तरफ हम लोग तशद्दुद का सहारा लें, क्योंकि हमने देखा इस तरह की तहरीकें अक्सर जो है तशद्दुद में खो जाती है। जी, बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। आप जिस तरह कहें उसी तरह बहुत से लोगों ने हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को, जो हमारे सदर मोहतरम को मशवरा दिया कि आप वायलेंस कीजिए। हमारे सीएम साहब ने कहा कि वायलेंस से बैकवर्ड तेलंगाना मिलेगा और हमें और दिक्कत आएगी। और आंध्रा के भाई भी हमारे अपने भाई है, वो कोई गौर नहीं है, दूसरे नहीं है, हिंदुस्तानी है वो, और हमारे अपने भाई है। हम उनके साथ कभी वायलेंस नहीं करेंगे, अमन से अपनी जद्दोजहद चलाते रहेंगे। और मुकम्मल 14 साल तक उन्होंने टीवी के ज़रिए, पेपर के ज़रिए, मीटिंग्स के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप किया कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारी स्टेट, जो हमारी अपनी स्टेट थी, उसे आंध्रा में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत मिलाया गया और एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ, लिहाजा हमारी स्टेट हमें वापस दीजिए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो जो 14 स्टेट थे, वहाँ से 28 स्टेट बन चुके थे। ये हमारी न्यूली स्टेट बनती सी है और अल्लाह के फजल करम से हमारी स्टेट हमें मिली है, उसका हमें काफ़ी खुशी है और आज उसका रिजल्ट भी देख रही है पब्लिक। तो जैसे एक नया बच्चा, नौमौलूद अगर इसको कहें, तो उसको लेकर चलना, उसको अभी आप मतलब घुटनों चल रहे हैं, या ये जो बच्चा है जो एकदम तेलंगाना ये बड़ा है आपको मिला है, या आपको कदीम विरासतें भी साथ में मिली हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अक्सर नई स्टेट तेज़ी से तरक्की नहीं कर सकती। लोगों के दिल में यही गुमान था कि तेलंगाना बनेगा तो बड़ी मुश्किलात में घिर जाएंगे। आंध्र प्रदेश एक बड़ी स्टेट है, हम सब मिलकर चल रहे हैं। मगर हमारे सीएम साहब ने मूवमेंट भी उसी तरह सबको समझाते रहे और अमन से, सब्र से काम करते रहे। और तेलंगाना बनने के बाद हमारी स्टेट, मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है, जो गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है, लैंड ऑर्डर की स्टेट है। हमारे पास पावर का बहुत बड़ा शॉर्टेज था। हमारे पास रोज़ाना 8 घंटे तो पावर डाउन हुआ करता था साबिक़ा दौर में आंध्र प्रदेश में, और इंडस्ट्रीज़ को 3 दिन हॉलीडे दिया जाता है, इंडस्ट्रीज़ हॉलीडे। तो उस तरह बहुत तितर बितर हालात थे। मगर हमारे सीएम साहब बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के और भी 28 सीएम है, मगर हमारे सीएम की हम अपने मुंह से तारीफ़ करने से क्या, ये दुनिया बताती है कि सीएम साहब बहुत स्टडी करे हुए हैं। वो काफ़ी किताबों का मुतालबा किए। अगर आपसे अभी कुछ देर पहले करा में, वो 50 से 60 हज़ार जब वो सफ़र करते थे तो उनके कपड़े 2 जोड़े रहते थे, मैं किताबें उनके बैग में पूरे भरे हुए रहते थे। वो कभी टाइम, आज वो सीएम होते भी कम से कम 2 घंटे अखबारात की पूरी तरीके से स्टडी करते हैं कि बाहर क्या हालात है, क्या हालात हो रहे हैं। तो कोई भी अभी सीएम नहीं है कि सुबह 5 बजे 5:30 से उठने के बाद वो 2-2.5 घंटे तक मुसलसल आज भी मुताला करते हैं। इसलिए उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। नॉलेज होने की वजह से उस नॉलेज से फ़ायदा पहुंचाते हुए बहुत तेज़ी से हमारा तेलंगाना तरक्की कर रहा है। आज तेलंगाना का हर शख्स, किसी कास्ट का, बहुत हैप्पी है, हद से ज़्यादा हैप्पी है। इस इलाके में सुना बहुत जाता था कि बहुत ज़्यादा फ़िरका वाराना तसादुम की भी खबरें अक्सर उभरती थी, तो उस पर पहले उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि जिसका उसको हक भी दे चुके हैं। हमारे सीएम साहब ने तमाम कम्युनिटी को एक ही नज़र से देखे। अक्सर ऐसा होता था कि मुसलमानों को तो पूरा निगलेक्ट किया जाता था,
पुलिस से भी ज़्यादातर कहीं भी झगड़ा होता, जुल्म ज्यादती ज़्यादा होती थी। आज सबके साथ इंसाफ किया जा रहा है। आज हमारे पास, इससे पहले ऐसा होता था जब हम भी बिजनेसमैन थे, जब ईद बारात आती, चाहे दिवाली आए, चाहे बोनाल आए, चाहे बकरीद आए, तो लोग 1 महीने का राशन लेकर घर में रखते थे। आज किसी को किसी किस्म की, रात के 2 बजे भी आप बाहर जाइए, आपको ज़रा भी कहीं ऐसा डाउट नहीं लगा कि मेरे को खतरा है, किसी किस्म का डाउट है। सीएम साहब ने बहुत हिकमत अमली से लैंड ऑर्डर को बहुत सुधारा। आप महमूद साहब सियासी आदमी नहीं लगते हैं, क्योंकि आपका जो है, आप जितने सादगी के साथ बातें कहते हैं, जितने दिल से बातें कर देते हैं, सियासी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों में सियासत होती है। तो आपको यहाँ आप क्या एक्सीडेंटली आ गए, या आपका मकसद सिर्फ जद्दोजहद में साथ देना था, और फिर आपको जो है TCR साहब ने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ जुड़ ही जाइए। जिस तरह गए हैं जी, मुझे बहुत से लोग ये बात कहते थे कि आपके साथ भी सियासत में क्या काम है, आप सक्सेस नहीं हो सकते। देखिए, मुझे मेरे माँ बाप ने 2 चीज़ की बहुत ख़ास तरबियत दी है। मैं होश संभाले जब से आज तक हलाल रोज़ी खाता हूँ। दूसरा, मैंने कभी झूठ नहीं बोलता, और हर आदमी को अपने से बड़ा तस्वर करता हूँ। मैं अपने आप को सामने वाले से अपने आप को छोटा तस्वर करता हूँ, और बहुत ज़्यादा हर एक से रिस्पेक्ट से रहता हूँ। और अल्लाह के फल से आज काफ़ी लोग मुझे पसंद करते हैं। दुनिया में इंसान के पास एक बहुत बड़ा जेवर है जो अखलाक का है। अगर आपके पास अखलाक नहीं रहेंगे, आप कितनी भी दौलत रहेगी तो वो बेकार है, कितना भी आपका बड़ा ओहदा रहेगा वो बेकार है। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात कही है महमूद साहब ने यहाँ पर, और हम इसके बाद जो है थोड़ा सा वो हुकूमत की तरफ जाएंगे। ये यहाँ एक वक्त है मुख्तसर वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और आप कहीं जाइएगा नहीं। महमूद अली साहब दिल से बात कर रहे हैं। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली साहब। आप बहुत दिल से बातें कर रहे हैं, और इसलिए मैं और आगे इस बातचीत को लेकर जाऊंगा। और बहुत, जब हम आपके घर में आए तो हमने आपके घर में आसपास बहुत हरियाली देखी, और बहुत मुझे लगता है कि आप बहुत दिल से सब काम करते हैं। और हमने ये हमारे पीछे जो आवाज़ें भी आ रही हैं मुर्गे की, मुर्गियों की, तो मुझे मतलब बहुत इत्मीनान के साथ मैंने उन मुर्गों को भी देखा, वो बहुत सुकून के साथ हैं यहाँ पर, इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद भी। तो आपको ये शौक़ है कुछ ख़ास तौर पर? देखिए, मेरे ग्रैंडसन को भी थोड़ा शौक़ है, वो भी बाज़ाब्ता ख़ास तौर से ज़ू पार्क जाकर वहाँ जानवरों को देख रेख कर थोड़ा करते हैं। यहाँ पर भी हम जब सुबह उठते हैं तो पहले हम जब घर में आए थे मिस्टर कार्टर में, तो मेरी मिसेज जाकर ऊपर कबूतर के लिए थोड़ा सा 1 मुट्ठी दाना डाला करती थी। जी जी। तो 1 2 4 एका दुक्का कभी कबूतर आते थे। आज मैं समझता रोज़ाना 500 से 1000 कबूतर तो आते होंगे, 700-800। सुबह ड्यूटी यही है कि सुबह ठीक 7:30 सुबह फजर रोज़ इशराक पढ़ने के बाद पहले मेरी मिसेज ऊपर जाती है, एक 10-15 किलो जवारी पूरा छत पे डालती है। तो समझता हूँ 700-800 कबूतर, देखिए एक से होते 700-800 कबूतर आते। तो इंसान देखिए दूसरों के लिए जीना चाहिए। इंसान जितना हो सके, चाहे जानवर हो इंसान हो, जितना हुआ इंसान खिदमत करना चाहिए लोगों के लिए। ये हमारा शुरू से माँ बाप का सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है, और इस्लामी तालीमात भी यही है। नहीं, हर तरह के पेड़ पौधे मैंने देखे हैं, जैसे अद्वियात वाले भी हैं, कुछ जिस जो यूनानी अद्विया वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। तो आप क्या मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह ढूंढ के लाते हैं? आपको कुछ शौक़ है? मेरे मिसेस को ज़्यादा शौक़ है। हमारे घर में देखिए आप, कभी आम का सीज़न है तो कम से कम 7-8 झाड़ हम लगाते अब फल देने के काबिल हो गए। सीताफल का सीज़न है, सीताफल का झाड़ है, शहतूत का झाड़ है, अंजीर का झाड़ है। कल मुझे मेरी मिसेस ने इतना बड़ा अंजीर ला के दी, मतलब ये अंजीर खाएगा तो ने अपने झाड़ को पहला अंजीर लगाता। तो मतलब खाने की चीज़ें भी पकाते हैं। तो आप कुदरत के बहुत करीब रहना चाहते हैं, आपको कुदरत बहुत पसंद है। अच्छा, एक सवाल आता है, जैसे जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मुस्लिम्स को लेके बहुत सवाल होते हैं, और क्योंकि इस तेलंगाना को एक पूरी विरासत जो मिली है निज़ाम के दौर की और वक्फ जायदाद वगैरह की, तो वक्फ को लेके यहाँ पर क्या किया जा रहा है? देखिए, वक्फ जो हम लेने से पहले बहुत हम भी आवाज़ उठाया करते थे वक्फ के लिए, मगर हुकूमत अभी 3 साल बनने के बाद भी हम कंट्रोल नहीं कर सके। वक्फ के ज़मीनात पर ज़माना पहले काफ़ी लोग काबिज़ हो चुके, काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट बना चुके। अगर जो किराएदार है, आज से 30 साल पहले अगर वो किराए से लिए, 40 साल पहले, वो किराया बढ़ाना ही नहीं चाहते। वक्फ की ज़मीन बहुत, तो पूरे हिंदुस्तान में यही माहौल है पूरा। वक्फ के लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ऐसा कानून आना चाहिए कि वक्फ के ज़मीनों पे इमीडिएट हम एक्शन लेते हासिल करना। हालांकि मेरे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ जहाँ भी इंकरेजमेंट होता। पर वो काफ़ी दिन से, काफ़ी ज़माने से लोग काबिज़ होकर कुछ डॉक्यूमेंट टाइटल बना चुके हैं। उसको वक्फ के लिए वापस हासिल करते हैं, उसको डेवलप करना
एक डेफिनेट कठिन काम है, मगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड को कुछ नए सिरे से, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि वहाँ की योगी सरकार जो है वो शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती थी, फिर कोर्ट से वो सारी चीज़ें आई, तो यहाँ पे भी कुछ इस नहीं, वक्फ बोर्ड को बहुत पावर दिया हमारे सीएम साहब ने, वक्फ बोर्ड डाले, उसके जुडिशियल पावर दिया वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड का एक कोड भी है इसके लिए, ट्रिब्यूनल कोड है वक्फ बोर्ड का। वो जो भी आदमी जाना चाहता तो पहले वो कोर्ट में जाना पड़ता। कोशिश तो कर रहे हैं, आप जिस तरह बताएं कि अभी बच्चा 3 साल में रेंग के अपने पाँव पे खड़े होके एक एक कदम संभल के डालना पड़ता है, तो वैसे ही हमारा जो है हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता एक जो पुराने खामियां उसको दूर करते हुए डेवलप करना चाहती है। तो डेफिनेट आगे आने वाले पीरियड में हम ज़रूर वक्फ बोर्ड को भी एक मुस्तकिम तरीके से इनकम वाला इदारा बनेंगे। अभी तो हुकूमत अपने तरफ से 53 करोड़ रुपये सालाना देती है वक्फ बोर्ड की जायदादों को संभालने के लिए, वक्फ बोर्ड की स्टाफ की तनख्वाह देने के लिए। एक और सवाल ये उभरता है, क्योंकि जो इस इलाके में जो मुसलमान हैं उन्होंने बड़ी उम्मीद और हसरत की से आप लोगों को वोट दिया जिताया, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आता है 2014 में आप लोगों ने इसका वादा भी किया था रिजर्वेशन वगैरह को लेके, लेकिन अब वो सब कुछ जो है आपने मरकज़ की तरफ भेज दिया, और वहाँ से जो है अब वो आपको लगता है कि वो वहाँ से ये बात कबूल हो जाएगी? 2 चीज़ें हमारे हाथ में, तो देखिए हमारे तरफ से बिल अगर पास होकर इम्प्लीमेंट कर सकते तो हम ज़रूर कर सकते थे, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा? बड़ी इसके ऊपर कम से कम सीएम साहब ने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल की एक कमेटी डाली थी। वो कमेटी ने काफ़ी, इसका नाम सुधीर कमेटी था, काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, सारा हिंदुस्तान फिरा, सारा हमारा तेलंगाना स्टेट फिरा, सारे डिस्ट्रिक्ट फिरे, बहुत से मवाद जमा किए। तो वो जिस तरीके से तमिलनाडु में रिजर्वेशन मिला, उसी तरीके से हम यहाँ रिजर्वेशन देने के लिए हम पास असम्बली और काउंसिल में पास कर चुके हैं। गवर्नर से भी अप्रूव करते हैं, गवर्नर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल दिया है, और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब प्राइम मिनिस्टर से सब मुलाकात किए थे, हमारे मोदी साहब से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे कहे कि हम बैकवर्ड क्लास, जो लोग बैकवर्ड मुसलमान हैं उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने थोड़ा सा ये कहा कि गरीब लोगों को तो अपन आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव में बात की। इंशाल्लाह ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बाद हम उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, और सपोर्ट करने के बाद हम जाके ज़रूर हमारे सीएम साहब मिलके ये बात कहेंगे कि आपकी तो बात, तो सपोर्ट से पहले मान लीजिए। डेफिनेट पहले बोल चुके हैं, मगर कंडीशनल सपोर्ट करने में क्या होता है, आप मैं अगर आपसे कुछ मदद मांगूँ, अगर आप कंडीशनल मदद करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मदद के बाद आप जिक्र करेंगे। सियासत में तो जब ज़रूरत होती है तभी कंडीशन चलती है। ऑलरेडी सीएम साहब जिक्र कर चुके हैं उनसे, उन्होंने कहा कि हम ज़रूर इसके बारे में गौर करेंगे और इसके बारे में कुछ सोचेंगे, इतना वायदा करें। तो वायदा इंशाल्लाह हमको ऐसा आइंदा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ हम ज़रूर उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। मैंने आपके यहाँ हैदराबाद में घूमते हुए देखा कि जो कमर्शियल शॉप्स वगैरह हैं उनमें उर्दू अंग्रेज़ी और तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी जो है साइन बोर्ड्स कुछ जगह नज़र आ रहे हैं। तो उर्दू की हैसियत क्या है यहाँ पर? क्या उर्दू को लोग इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, उर्दू हमारी दूसरी सरकारी ज़बान है, आज नहीं साबिक़ा से भी है, और तेलंगाना बनने से पहले कुछ डिस्ट्रिक्टों में उर्दू थी, कुछ डिस्ट्रिक्टों में नहीं थी। मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने ऐलान किया है असम्बली में, और पूरे तेलंगाना के अब डिस्ट्रिक्ट भी इजाफा किए। पहले हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 31 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो सारे तेलंगाना में उर्दू सेकंड लैंग्वेज का कई बार ऐलान कर चुके हैं, उसका इम्प्लीमेंट भी शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह हमारे हर सरकारी दफ्तर पे, चाहे वो असम्बली हो, काउंसिल हो, कोई सरकारी ऑफिस हो, या उस पर बराबर तेलुगु, अंग्रेज़ी और उर्दू कंपलसरी रहती है लिखाने के लिए। और ऑफिसर्स के नाम जो रहते हैं वो भी उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश में रहते हैं। उर्दू को हम उसका सही मुकाम अब देना चाहते हैं, और उर्दू हमारी ऐसी ज़बान है जो हमारे 119 MLA या 40 MLC है, 100% वो उर्दू जानते हैं। तो आपके पास क्या कोई रोड मैप है उर्दू के फ़रोग़ के लिए और उर्दू वालों के फ़रोग़ के लिए? देखिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमारे पास उर्दू एकेडमी है। उर्दू एकेडमी का बजट देते हैं हम 25 करोड़ रुपये और सालाना, और उसे में इजाफा किया जाएगा, और उर्दू की तरक्की के लिए वो काम करते हैं। और जहाँ जहाँ भी उर्दू मदारिस होते हैं, जहाँ हम ये देखिए, आप मुकम्मल उर्दू अगर हासिल करेंगे तो उर्दू एम्प्लॉयमेंट लैंग्वेज नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें तो वो जाकर आमदनी के कुछ कमा सके, कर सके। पहले एक ज़माना पहले यहाँ की उर्दू सरकारी ज़बान थी, आज हमारी सरकारी ज़बान तो नहीं है, मगर उर्दू तो बचाना ज़रूरी है। उर्दू हमारी अपनी टंग मदर लैंग्वेज है, तो उसको बचाने के लिए जिस तरीके से भी हो सकता है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से यहाँ मुशायरे कराते हैं उर्दू पढ़ाने के लिए। उस्तादों को जो भी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है, शायरों को वजीफ़े दिए जाते हैं, ऐसा करके कुछ ना कुछ हदिये दिए जाते हैं, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। उर्दू की फ़रोग़ के लिए 3 साल में काम चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। इंशाल्लाह से और भी फ़रोग़ देंगे ताकि उर्दू ज़बान जो हमारी विरासत की ज़बान है उसको बराबर कायम रखा जाए।
नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आएंगे और आगे क्या लाए अमल होगा इनकी सरकार का, इनकी पार्टी का, क्योंकि हमें ये मालूम चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है आइंदा इंतखाबात को लेकर। तो देखना है कि महमूद अली साहब के पास इसका क्या जवाब है इस वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली साहब, और बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं और दिल से बातें हो रही हैं। सर, मैंने वक्फे पे जाने से पहले ज़िक्र किया था, भारतीय जनता पार्टी जो है तेलंगाना को लेकर लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान देने वाली है, और ये भी पता चला है कि उसके जो सदर हैं वो पहले भी आ चुके हैं और अब जब आएंगे तो बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं, और ख़बरें ये भी आई हैं कि उनकी पार्टी में बहुत से लोग शामिल भी हो सकते हैं, जिस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन ये भी खबर है कि कोई जायज़ा आया था जिसमें यह था कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उसमें आपकी पार्टी, और अगर आपकी पार्टी के साथ एमआईएम मिल के आती है तो क्लीन स्वीप का मामला होता है। आपको क्या महसूस होता है? देखिए, ये तो डेमोक्रेसी है भाई। देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक को हक है। बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, डेफिनेट हो तो हर जगह मुकाबला करेगी, यहाँ पर भी मुकाबला करेगी। मगर यहाँ पर जो हमारी हुकूमत चल रही है टीआरएस पार्टी, वो सभी से दोस्ताना माहौल रख के चलना चाहती है, और यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट मुद्दे पर काम किया जा रहा है। ये हमारा जो मुद्दा है हमारे पास ओनली फॉर डेवलपमेंट है, और सभी का डेवलपमेंट है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साथ के साथ हमारे फार्मर्स, बिजनेसमैन, हर एक के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमारे पास सिंगल विंडो सिस्टम है जो हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं। अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते तो 15 दिन में पूरे परमिशन आपको मिल जाते हैं, लैंड हम देते हैं, बहुत सी चीज़ों में सब्सिडी। तो मेरा मतलब ये है कि हम डेवलपमेंट की तरफ हमारा मुद्दा ज़्यादा है। अब बीजेपी का मुद्दा आप जानते हैं, वो ठीक है, जो भी उनकी हुकूमत है हर एक को हक है। साबिक़ा में कांग्रेस हुकूमत थी, जनता पार्टी हुकूमत थी, आज बीजेपी हुकूमत है। मगर हमारी स्टेट में हमें पूरा भरोसा है हमारी आवाम पे कि हमारे जो ऑनरेबल सीएम साहब है 14 साल जद्दोजहद कर कर पुरअमन तेलंगाना लेकर आए। तेलंगाना लाने के बाद, तेलंगाना आने से पहले लोग जिस तरह की अफवाहें उड़ाए थे, उसको हमारे सीएम साहब ने उसके बरक्स काम करके नंबर 1 तरीके से सब चीज़ों को सॉल्व किया है। आज हमारे फार्मर्स खुश है। आवाम क्या चाहती है बताइए? अच्छी हुकूमत चाहती है, पीस चाहती है। तो हमारे पास जितना पीस और अच्छी हुकूमत चल रही है, मैं नहीं समझता कि अब इस आवाम को कोई दूसरी हुकूमत की ज़रूरत है। अच्छा सर, जब जिस तरह हम देखते हैं मुल्क के दीगर इलाक़ों में कुछ इस तरह की ख़बरें आती हैं जिसमें जैसे स्लॉटर हाउस को लेकर या गौ रक्षा को लेकर या कुछ इस तरह की खबरें आती हैं जिसमें एक मज़हब के जो एक ख़ास मज़हब के लोग हैं उनमें घबराहट सी पैदा हो जाती है, जैसे जुनैद वाला मामला हुआ, पहलू खान का मामला हुआ, अखलाक का मामला हुआ, तो उसका असर तेलंगाना रियासत के लोगों की सोच पर भी पड़ता है या उसकी तरफ आप लोग गौर ही नहीं करते हैं? जितना बड़ा मुल्क हो उतना सब्र से चलना पड़ता है, उतना अमन कायम रखना पड़ता है। छोटे छोटे ममालिक में कुछ भी इनकलाब आते रहता है, जाते रहता है, और हमारे पास की तेलंगाना आवाम जो है यहाँ बिल्कुल पीस और अमन से है और ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। मगर जो मज़हब के लोग जिसकी इज़्ज़त करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं तो ज़रूर उसका एहतराम करना चाहिए। और इसके अलावा स्लॉटर हाउस बंद करने से दूसरे चीज़ तो काट के खा सकते हैं इंसान जो हमारे मज़हब से जिसका लगाव नहीं। हाँ, गाँव को, गाय को बचाना चाहते ज़रूर बचाइए, मगर गाय के अलावा तो बहुत से जानवर, भैंस है, कुल गाय जो भी है, नहीं उसको लेके जिस तरह के सियासत होती है, जिस तरह के लोग, उसका असर आपकी यहाँ पड़ता है कि आप उनके साथ खड़े होते हैं जो वहाँ पे लोग जिनके साथ ज़्यादती होती है? देखिए साहब, हमेशा हर इंसान का तो फ़र्ज़ बनता है जहाँ ज़्यादती होती है अगर आप उसको रोकने की तो कोशिश करें तो डेफिनेट इसकी रोकथाम हमारे हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम गुजारिश करते हैं, हमारे मुल्क के तमाम भाइयों से गुजारिश करते हैं कि हम गंगा जमुना तहजीब जो हमारे परंपरा से चलते आ रही है हिंदुस्तान की, उस तहजीब को कायम रखें, उसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहें, और हम आपस में ये जो फ़िज़ा ख़राब होती की फ़िक्र हो रही है उसको रोकथाम करें। हमने अभी गुज़िश्ता दिनों जामा मस्जिद के शाही इमाम जो हैं, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब से एक सवाल किया था मुस्लिम सियासी पार्टियों को लेकर, तो उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान में इसके लिए गुंजाइश नहीं है। क्योंकि पहले मैं भी ये सोच रखता था कि मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम सियासी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन अब मेरा मानना यह है कि सबको मिलजुल के और एक साथ होकर चलना चाहिए। हर कास्ट वाला अपनी एक पार्टी होना, वो तो इस तरह अजीब माहौल बन जाएगा। हाँ, सेकुलरिज्म पर हर कोई हर पार्टी में रह सकता है,
अगर कोई मुसलमान भी पार्टी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मगर सिर्फ मुसलमानों के बोल के नहीं बनाना चाहिए। उसमें हिंदू भाई भी रहना चाहिए, दलित भाई भी रहना चाहिए, अपर कास्ट लोअर कास्ट सब रहना चाहिए। उसी तरह वो दूसरी जो पार्टी बनती है उसमें भी मुसलमान बराबर तो हर पार्टी में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पार्टी बनाकर सिर्फ मुसलमानों के लिए नुमाइंदगी करे। ये एक डेमोक्रेसी जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में सब लोगों को जीने का हक है, तो सभी को लेके चलना चाहिए। अगर मुसलमान पार्टी बनाते हैं तो कोई बात नहीं, पार्टी में हिंदू भाई भी रहना चाहिए, दलित भाई भी रहना चाहिए, और पार्टी सेकुलरिज्म पे काम करना चाहिए। रमज़ान में पूरे हिंदू भाई मुसलमानों के मस्जिदों को जाते हैं, इंतजामात कराते हैं, दिवाली में हम जाते हैं, बोनाल में हम जाते हैं। इस तहजीब को अगर फिर से बढ़ावा दिया जाए तो यकीनन हम हिंदुस्तान में सब मिलजुल कर रहेंगे, और जब सब मिलजुल कर रहेंगे तो डेफिनेट हिंदुस्तान की तरक्की भी होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। बस आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग इस वक्त बहुत मजबूत हालत में हैं यहाँ पर, तो क्या हम इंतखाबात बहुत जल्द देख सकते हैं या वक्त पूरा होगा? देखिए, हमारे इंतखाबात तो वक्त पर होंगे। 2019 में जो इंतखाबात होंगे जब ही होंगे। आपके जो सीएम साहब हैं उनको अगर आप हिंदुस्तान के जो हमारे ईटीवी उर्दू देखने वाले लोग हैं उनके बारे में आप एक उर्दू के इंसान की हैसियत से, एक मुस्लिम हैसियत से आप अपने सीएम साहब को, चंद्रशेखर राव साहब को किस तरह पेश कर सकते हैं? मैं तो बताता हूँ कि मेरी नज़र में हमारे सीएम साहब एक फरिश्ता सिफत इंसान है, बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, सारे गरीब आदमी का दिल में दर्द रखते हैं। उनके पास कोई ज़ात पात का भेदभाव नहीं है। वो रमज़ान में मेरे पास आते हैं ईद मनाने, दशहरे में मुसलमानों को बुलाते हैं। ये तहजीब, अगर बड़े लोग तहजीब शुरू करें तो वो तहजीब बढ़ते चले आ सकती है। और हर कौम के लिए, आप यकीन माने हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, रमज़ान के लिए सीएम साहब ने अपने ख़जाने से 30 करोड़ रुपये सेंक्शन किए थे, और 800 मस्जिदों में सीएम साहब ने इफ्तार का एहतमाम किया, डिनर का एहतमाम किया। 800 मस्जिदों में 12 लाख लोगों को, गरीबों को कपड़े तकसीम किए रमज़ान में। इफ्तार को लेके कुछ लोगों ने कहा भी था कि सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है। हर ईद में देते हैं। अब जैसा बोनल है, पैसे किससे लेते? पैसे आपसे टैक्स लेते, आवाम से। अगर आवाम पे खर्चा करे तो इसराफ कैसा होता? ये तो गरीबों को दे रहे हैं। देखिए, ये जो कपड़े तकसीम किए जाते या जो भी कुछ किया जाता है वो सिर्फ गरीब बैकवर्ड लोगों को दिए जाते हैं, गरीब मुसलमानों को, गरीब हिंदुओं को, जो रमज़ान में कपड़े नहीं पहन सकते। ये तो सरमाएदार तो जाकर वो खाना नहीं खाता। गरीब आदमी को एक बार पेट भर के अच्छा खाना देने में, खिलाने में तो बहुत बड़ा अब फजीलत है खिलाने वाले की। तो कम सीएम साहब, अगर ये हमारे जो सीएम साहब जो रिवाज लेकर आए, अगर सारे हिंदुस्तान में रिवाज आ जाएगा तो मैं बताऊंगा कि बहुत लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। यकजहती की शाम जब ईटीवी उर्दू की थी उसमें हमने देखा कि ये जो तेलंगाना की तहजीब है एक बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की है। वहाँ जो लोग सियासी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं वो वहाँ पर जो है वो एक नज़र आते हैं। सियासत डेफिनेट अलग चीज़ है। जैसे बीजेपी के जो यहाँ के सदर आए थे लक्ष्मण साहब, उनका और आपका जो ताल्लुक़ था वहाँ पे बहुत कुर्बत महसूस हुई। ये रमज़ान के दिए, पिछले रमज़ान में जो भी 10 दिन आप ईद मिलाद जो करें, आप यकजहती करें। ये रमज़ान में दत्तारिया साहब मेरे पास लंच करे थे, लक्ष्मण साहब और दूसरे जितने एमएलए थे उनके, वो पूरे के पूरे हमारे पास ही दोपहर में ईद मिलने आए और लंच हमारे साथ ही करें। ये कल्चर है हमारा, तहजीब है। अगर इसको हम और बढ़ावा देंगे, उनके दावत में मैं जाता हूँ बाज़ाब्ता। दत्तारिया साहब जब बड़ी दावत करते हैं तो बोनाल के बाद मैं खुद जाता हूँ। दिवाली करते हैं, दिवाली में मैं जाता हूँ। तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये पार्टियाँ तो डेफिनेट रहेंगे। इलेक्शन में तो हम बराबर जो जंग होती है इलेक्शन की, एक दूसरे को पंजा दिखाने का, वो तो करते हैं, मगर जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद तो फिर सब मिलके स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए इसको बढ़ावा देना चाहिए। आपकी नज़र में आखिरी सवाल है कि क्या आप दौरे आसिफ जाही वापस लाएंगे और कब तक लाएंगे, और वो दौरे आसिफ जाही किस किस्म का दौर होगा? जी, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के चंद्रशेखर, अभी तो 3 साल बरस ही हुए, मगर अल्लाह चाहे तो बहुत मौका मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं भी 14 साल और 3 साल से देखते आ रहा हूँ। आवाम के दिल में बहुत सीएम साहब की इज्जत है, फार्मर के दिल में, बिजनेसमैन के दिल में, एक मुसलमान के दिल में, हिंदू के दिल में, सिख के दिल में, ईसाई के दिल में, दलित के दिल में। तो ऐसे सीएम के लिए तो लोग तरस रहे हैं और वो बोलते हैं लोग मेरे को, जिस तरह आप बताए आसिफिया दौर, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे बोले, अरे आपके सीएम तो निज़ाम सरकार को ही पीछे कर दिए, क्योंकि निज़ाम के बारे में बहुत मशहूर है। वो कभी किसी एक को चंदा नहीं दिए, एक मस्जिद को दिया तो मंदिर को दिया, एक यूनिवर्सिटी को दिया तो दूसरी यूनिवर्सिटी को। किताबों में हमने कई बार पढ़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले जब निज़ाम के पास आए इमदाद के लिए तो उन्होंने 15 दिन के बाद आने के लिए कहा। 15 दिन में बनारस यूनिवर्सिटी वालों को बुलाकर दोनों को एक साथ दिया उन्होंने।
उन्होंने तिरुपति मंदिर को भी पैसे देते थे। बोनाल में वो खुद भी आया जाया करते थे, निज़ाम सरकार खुद बादशाह होते हुए बोनाल तकरीब हमारे तेलंगाना की है। तो इतना प्रेम बढ़ाना चाहिए, प्रेम घटाने से घटते जाता है। अगर हम जितना प्यार और मोहब्बत बढ़ाएंगे आवाम के बीच में, तो आप बताइए हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसकी तो खुशबू सबको सुनने को मिलनी पड़ी, या एक दूसरे से लोग घबरा कर डर कर रहेंगे। यकीन मानिए वाकई हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और हमें किसी चीज़ की मजबूरी नहीं है। ऊपर वाला जो है सोने की चिड़िया कहा करते थे, हर चीज़ की मादनियत हमारे पास है। सिर्फ एक प्यार भी पहले से भी अभी भी है, उसको और बढ़ावा दिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसी पैगाम के साथ कि हिंदुस्तान जो है यहाँ पर मोहब्बतों को फ़रोग़ मिलना चाहिए और बहुत प्यारा मुल्क है, और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ख़ास मेहमान और इस ख़ास मुलाकात में तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली साहब। इन्होंने दिल से बातें कही और बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। यकीनन हम नेक ख्वाहिशात देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना जो है एक मिसाली रियासत बनकर पूरे मुल्क के लिए उभरेगा और यहाँ आपसी मोहब्बत, मेल मिलाप और भाईचारे का फ़रोग़ होगा और इसकी लोग मिसाल दिया करेंगे। आइंदा फिर किसी नई शख्सियत के साथ ख़ास मुलाकात में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।